हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और उसमें भी स्पेशली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो एग्जाम में यूजुअली आ जाता है। तो इसमें आपको एक तो ग्राफ बनाना इसका सीखना होगा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। जब फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती है तो वो टेंस फॉर्म में होता है, फिर जब उसमें ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो वो आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो टी फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू आर फॉर्म। ये कब होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टेंस फॉर्म में है। जब पहला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है तो ये जो इसमें टेंस फॉर्म में हीम जो मॉइटी है वो टेंस फॉर्म में था इनिशियली, ये वाला टेंस फॉर्म में था। अब इसमें Hb4O2 ये मॉलिक्यूल मिल गया तो ये हीमोग्लोबिन आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इसके साथ नेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये जो एक्टिविटी होगी ये Hb4O4 ये फास्टर रिएक्शन हो जाएगी और ये अप्रॉक्सीमेटली इसके कंपेयर में जो सेकंड वाला ऑक्सीजन बाइंड होता है वो 500 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है, थर्ड वाले में और ज़्यादा एफिनिटी हो जाती है। तो ये कंटिन्यूस रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाता है। तो इसी की वजह से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो कर्व बताता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की पावर क्या है, किस हिसाब से वो पावर अलग अलग PO2 पे वो कितने % में सैचुरेशन हो पा रहा है, किस हिसाब से वो पावर उसकी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। ये होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कर्व कैसा है, ये सिग्मॉइड कर्व है। और सिग्मॉइड का मतलब क्या है, ये देखिए इस टाइप का ये कर्व है कि कर्व शुरू में इसका जो ग्राफ है वो पहले ऐसा स्लोप था, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि जो एक्टिविटी है वो फास्टर हो रही है और फिर ये लास्ट में जाके स्टीप होने लगता है, यानी कि ये यहाँ आके एक फिक्स टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो ये सिग्मॉइड कर्व है। इसका क्या रीज़न है? ये जो T से R का कन्वर्जन है यही सिग्मॉइड कर्व का रीज़न है कि पहले जो बाइंडिंग की वो स्लो है, रेट कम था, T से R में कन्वर्जन हुआ तो फिर ये रेट बढ़ने लग गया। सो T to R कन्वर्जन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉइटी इन द हीमोग्लोबिन इज द रीजन ऑफ दिस सिग्मॉइड कर्व। ओके, अब ये कर्व में क्या खास बात है, पहले आप कर्व समझेंगे फिर फैक्टर्स समझेंगे। इस कर्व में एक एक्स एक्सिस है ये वाली, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg 0 से शुरू कर रहे हैं हम 10 और ये हम 100 तक जा रहे हैं, 110 तक जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना % सैचुरेटेड है वो आपने वाई एक्सिस पे लिया है। इसमें हम 0 से लेके अगेन इसमें भी हम 100 पे जाते हैं। इसको हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं 10, 20, 40 करके। इसको भी हम 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40 इस तरह से हम इक्वल डिवाइड कर लिया है। ओके, अब इसमें क्या है, आपका इनिशियली जो ग्राफ आपने शुरू किया वो आप ऐसे स्ट्रेट शुरू करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, यानी कि इसका जो ग्राफ का कर्व है इसका स्लोप अगर आप देखो तो यहाँ स्लोप आपका इतना आ रहा है, लेकिन अब ऊपर चले जाओगे तो स्लोप आपका बढ़ता चला गया, यानी कि रेट बढ़ रहा है आपका। यानी कि आप जो है पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे और फिर ये आप इसको लगभग यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट या थोड़ा सा फर्क होते हुए बना देंगे। ठीक है, ऐसे तो इसमें एग्जैक्ट ग्राफ बना जाए तो हर पॉइंट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, पर आप कुछ ही चार पॉइंट आप याद रख लेंगे तो इसको बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 10 mm Hg पे जो हमारा ये रहता है, मतलब 10 mm Hg PO2 पे जो आपका परसेंटेज सैचुरेशन है वो है ऑलमोस्ट 13.5। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 13.5 है 10 पे, तो आपने एक डॉट बना दिया 13.5 पे लगभग, और आप ये इस डॉट को बना सकते हैं, फिर डॉट को मिलाएंगे बाद में। 20 पे ये 35 के आसपास होता है, तो 30 और 30 ये ले लो, 30 और 40 के बीच में 35, इसको आपने एक डॉट बना लिया। 60 पे काफ़ी 90% जो सैचुरेशन है 90% वो ऑलमोस्ट 60 mm Hg पे हो जाता है। तो 60 पे आप ऑलमोस्ट 90 जो है 90 वाले को मिला दो, ऐसे करके 90 वाले को मिला दो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 mm Hg पे 90% सैचुरेशन लगभग हो जाता है। और 100 अगर mm Hg की बात करूं तो भी ये 100% नहीं होता, 97.5% होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एट द एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज इट इज़ 97.5% सैचुरेटेड। तो यहाँ पे 100 पे आप ले जाएंगे ऊपर तो इसको आप ऑलमोस्ट 97 पे आप मिला लेंगे इसको।
ठीक है, तो ये आप 4 पॉइंट याद रखेंगे। 10 पे 13.5, 20 पे एकदम बहुत बढ़ता है 35 हो जाता है, ठीक है। जैसे ये लगभग 2 गुना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाता है, तो 35 है। फिर 60 पे लगभग 90% हो जाता है, और 100 पे कितना है 97.5। अब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला देंगे इस तरीके से ग्राफ बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टीप करा ऐसे लेके जाएंगे, ओके। तो एक ये आपका प्रेशर हो गया। अब किसी भी 2 कर्व को हम जब कंपेयर करेंगे, या कोई कर्व है, तो उसके लिए एक वैल्यू होती है P50। P50 क्या होता है? P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज हाफ सेचुरेटेड। हाफ सेचुरेटेड का मतलब है 50% सेचुरेटेड। तो जो 50% सेचुरेटेड है, ये इसको किस जगह पे काट रहा है? ऑलमोस्ट 26 पे। तो ये वैल्यू कितनी होती है? दिस वैल्यू इज 26 mmHg। नॉर्मल जो आपका P50 होता है वो होता है 26 mm ऑफ Hg, यानी कि 26 mmHg के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ये 50% सैचुरेटेड हो गया। तो ये सिग्मॉइड कर्व है, ये आप इस तरीके से बना देंगे और आप इसको समझा सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको शिफ्ट कर सकते हैं? तो शिफ्टिंग 2 तरह से हो सकती है, एक राइट शिफ्ट, एक लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब है अगर मैं एक इसी के पैरेलल ग्राफ बना दूं इस तरह का, तो ये मेरा क्या आ रहा है? राइट शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो ये राइट शिफ्टिंग हो गई। कर्व आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरा कर्व मैं इसके लेफ्ट में बना देती हूं कि मेरा कर्व अगर ऐसे जा रहा है और ये कर्व अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, एक बार थोड़ा डार्क बना देते हैं इसको हम, और तो मैं कर्व अगर ऐसे बना दूं तो ये मेरा कर्व कहाँ जा रहा है? ये लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई। तो ये वाली हो गई आपकी लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व। फाइन, एक राइट शिफ्ट हो गया, एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट शिफ्ट। अगर आप याद कर ले, राइट शिफ्टिंग के लिए सबसे पहले याद रखें आपके फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं, और तीनों को इंक्रीज याद रखना है कि 3 फैक्टर हैं, अगर वो तीनों इंक्रीज हो जाए या तीनों में से कोई भी इंक्रीज हो जाए तो राइट शिफ्टिंग हो जाएगी। वो 3 फैक्टर कौन से हैं? एक है टेम्परेचर, दूसरा है H आयन, और तीसरा है 2,3-DPG। 2,3-DPG, ओके। तो 2,3-DPG क्या है? 2,3-DPG है डाई फॉस्फोग्लाइसरेट। 2,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, या इसको हम कहते हैं 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। ओके, तो पहली बात तो राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ इसको ध्यान देखें, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन के लिए अगर मैं PO2 देखूं, तो आप इधर देखिए कि जैसे मैं बात करूं इसके लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए आप 50 के लिए याद रख लीजिए। चलिए, P50 निकालने से क्या फ़ायदा होता है कि आप कंपेयर कर सकते हो कि राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग क्या हुई और उसकी एफिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। सपोज करिए 50% सैचुरेशन की मैं बात करूँ, तो अब यहाँ पर कितना परसेंटेज था? 26 था नॉर्मली। जब वो राइट शिफ्ट हो गया तो ये आपको यहाँ मिल गया। राइट शिफ्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेरा जो PO2 है, अब मुझे सेम ही परसेंटेज सैचुरेशन को, मतलब सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए अगर राइट शिफ्ट होती है तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अगर आप इधर देखें तो पहले 26 था, अब लगभग 35 हो गया है। तो आप इसको देखें अच्छे से ध्यान से कि राइट शिफ्टिंग का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए अब मुझे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब एफिनिटी का क्या हुआ? एफिनिटी कम हो गई, यानी कि अब जुड़ा रहना मुश्किल हो गया है। तो ये है आपकी राइट शिफ्टिंग का मतलब है डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझेंगे। सेम जैसे 50% के लिए पहले आपको 26 चाहिए था PO2, अब 50% के लिए राइट शिफ्ट होने पे आपको PO2 35 चाहिए, यानी कि आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए उसको डिसॉल्व करने के लिए। इसका मतलब एफिनिटी कम हो गई है। और अगर मैं बात करूँ कि टिश्यू लेवल पे एफिनिटी कम होती है या लंग लेवल पे, लंग में तो ऑक्सीजन मिलती है ब्लड में, तो यानी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये एफिनिटी कहाँ पे कम होती है? राइट शिफ्टिंग यूजुअली टिश्यू लेवल पे होती है,
क्योंकि टिश्यू लेवल पे एफिनिटी कम हो जाती है, और टिश्यू लेवल पे क्या होता है, एफिनिटी क्योंकि कम हो गई हीमोग्लोबिन की, तो टिश्यू लेवल को मिल जाएगा, टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि ये कहते हैं अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे सपोज करिए एक ब्लड सप्लाई है, सपोज करिए एक टिश्यू है, वहां पे एक ब्लड सप्लाई आ रही है, ब्लड लेके आ रहे हैं वेसल्स, ठीक है। ये हमारा टिश्यू है, जस्ट फॉर एग्जांपल हैंड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये सप्लाई लेके आ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है। अब हम टिश्यू के पास आने पे हम चाहेंगे कि टिश्यू को मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन, यानी कि इसकी अनलोडिंग हो जाए, यानी कि इसकी जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की वो कम होगी, तभी तो ये अनलोडिंग होगा। तो ये कब होता है, राइट शिफ्टिंग में होता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो भी ये राइट शिफ्ट होता है, कि इसके चांस होते हैं अनलोडिंग होने के। इंक्रीज इन एचआईएन करोगे, या फिर अगर मैं इसी के लेवल पे बात कर दूं, पीएच का क्या होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एचआईएन। जब भी एचआईएन बढ़ते हैं पीएच कम होता है, तो यही राइट शिफ्टिंग या तो इंक्रीज इन एचआईएन की वजह से हो सकती है, या डिक्रीज इन पीएच की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अब आप याद, लेकिन चलो मैं आप 3 याद रखेंगे, ये आसान हो जाएगा। अच्छा, एचआईएन जहाँ होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेम पैरेलल टाइप की चीज़ होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 देती है और फिर एचआईएन में कन्वर्ट होती है। तो आप इंक्रीज इन CO2 भी देख सकते हो, और टिश्यू लेवल पे CO2 क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है CO2, बनती है, इसलिए CO2 बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ा देगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देगी, या फिर राइट शिफ्टिंग कर देगी, या टिश्यू लेवल पे हो रहा है और ये अनलोडिंग में हेल्प होती है, ठीक है। ऐसा ही एक इफेक्ट होता है बोहर्स इफेक्ट। बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या कहता है, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट बोहर इफेक्ट क्या कहता है, दैट देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन एफिनिटी व्हेन पीएच फॉल्स। जब पीएच कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी भी कम हो जाती है, ये हमने पढ़ा भी है। पीएच कम हुआ, राइट शिफ्टिंग हुई, और एफिनिटी कम हुई, यानी अनलोडिंग हो गई। तो ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, इट इज हेल्पफुल फॉर अनलोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, या अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये बोहर इफेक्ट है, कहां पर होता है ये, इट अकर्स एट, 3 पॉइंट्स इसके हो गए, इट अकर्स एट टिश्यू लेवल। टिश्यू पे ये होता है, ये हेल्प कराता है अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन को, जिससे कि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाए। इसमें डिक्रीज एफिनिटी होती है जब पीएच फॉल्स करती है। तो ये हो गया आपका बोहर इफेक्ट। तो राइट शिफ्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन एचआईएन, इंक्रीज इन 2,3-DPG, और ये एचआईएन के साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रख सकते हो, हमेशा सेम पैरेलल में बढ़ते हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। पीएच अपोजिट होती है, तो पीएच की कोई पूछेगा तो डिक्रीज पीएच पे राइट शिफ्टिंग होती है। अब ये 2,3-DPG क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये 2,3-DPG ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है, वहां पर ये 2,3-DPG बनता है, ठीक है। और इसके बनने से क्या होता है, देयर इज अ राइट शिफ्टिंग। जब भी ये बढ़ेगा तभी राइट शिफ्टिंग होगी। तो राइट शिफ्टिंग होने का मतलब क्या है, एफिनिटी कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लेफ्ट शिफ्टिंग कब होती है। लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब क्या हो गया, P50 लेवल पहले इतना था P50, अब क्या हो गया, P50 कम हो गया। तो ये भी एक कंसेप्ट निकल के आता है कि P50 अगर बढ़ता है तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए कम होती है। P50 कम होता है जो कि लेफ्ट शिफ्टिंग में हो रहा है। P50 कम हो गया, आप देखें तो ये 20 आ गया, पहले 26 था। P50 अगर कम हो गया, P50 का मतलब होता है PO2 का लेवल, जहाँ पे 50% सैचुरेशन है, PO2 का लेवल P50 कहलाता है। अब P50 कम हुआ यानी लेफ्ट शिफ्टिंग में, यानी कि एफिनिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि अब ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होगी। ये कब होता है, ऑक्सीजन बाइंड कहाँ ज़्यादा होती है, लंग लेवल पे होता है, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए सारे फैक्टर्स अपोजिट हो जाएंगे। लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए अपोजिट हो जाएंगे, यानी डिक्रीज इन एचआईएन, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन 2,3-DPG,
पहले आप ऐसे याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी के पैरेलल होंगे, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पीएच का उल्टा होता है, पीएच हमेशा एचआईएन के अपोजिट जाती है, ये ऐसे याद रख सकते हो। और 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हो, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन एफ क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन, जो जब बच्चा फीटस होता है, माँ के अंदर होता है पेट में, उस हीमोग्लोबिन को फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें अल्फा टू गामा 2 चेन होती है। नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन में अल्फा टू बीटा 2 चेन होती है, इसमें अल्फा टू गामा 2 चेन होती है। तो इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा होती है और ये लेफ्ट शिफ्टिंग कराता है। एफिनिटी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे सपोज करिए, एफिनिटी इधर देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए इधर। जैसे ये मदर है और मदर के इसमें ये अटैच होके साथ में बेबी है, मैंने जस्ट ऐसे बना दिया समझाने के लिए। इसके अंदर हीमोग्लोबिन एडल्ट वाला है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन एफ है, तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है। ये बीच वाला जो है प्लेसेंटा, मान लो ये प्लेसेंटा है जो इनके बीच में जोड़ रखा है, तो क्योंकि इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन एफ की ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा इधर से इधर चली जाती है। इसलिए हमेशा बच्चे में कभी भी हाइपोक्सिया नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती, और मदर से बेबी में जो ऑक्सीजन जाती है उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एफ है। ठीक है, और एक चीज़ होती है कि जो हीमोग्लोबिन एफ है, इस हीमोग्लोबिन एफ की एफिनिटी फॉर 2,3-DPG इज लेस, मतलब ये 2,3-DPG से कम बाइंड करता है, तो जो 2,3-DPG की वजह से इफेक्ट है वो कम होएगा इसमें। ठीक है, तो 2,3-DPG के बाइंड होने से क्या इफेक्ट आता है? राइट शिफ्टिंग होती है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन एफ 2,3-DPG से कम प्यार करता है, कम लविंग है, कम एफिनिटी है उसकी, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, यानी कि लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल, आपको नहीं भी कुछ याद रहता है तो आप याद रखेंगे राइट शिफ्टिंग में 3 फैक्टर बढ़ते हैं। एचआईएन याद रखेंगे हमेशा, एचआईएन, टेम्परेचर एंड 2,3-DPG। ठीक है, ये सारे के सारे आपके राइट शिफ्टिंग कराते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट शिफ्टिंग, उसमें डिक्रीज हो जाएंगे सारी चीज़ें। बस एक हीमोग्लोबिन एफ है जो कि आपकी इंक्रीज होने को करता है। फिर एक और लास्ट चीज़ आप पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन का क्या इफेक्ट होता है। मायोग्लोबिन, ओके, तो अब ये वाला मायोग्लोबिन कहाँ होता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है मसल्स में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 4-5। स्केलेटल मसल में मायोग्लोबिन होता है, स्केलेटल मसल्स में। एक्सरसाइज के दौरान जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मायोग्लोबिन से होती है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, लेकिन इसकी क्या खास बात होती है? इसका एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को ही बाइंड करता है। ओनली 1 ऑक्सीजन इज बाइंडेड विद दिस मायोग्लोबिन। नॉर्मली हमने बताया था आपको कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड होते हैं, बट इसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल, ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ आता है, और ये एज कंपेयर टू नॉर्मल ये होती है लेफ्ट शिफ्टिंग। तो लेफ्ट शिफ्टिंग में आप एक ये भी डाल सकते हो, इंक्रीज इन मायोग्लोबिन। तो लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब क्या है? इसकी एफिनिटी नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए। तो आप इधर अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है मायोग्लोबिन का वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ऐसा बनता है, मतलब ये तो देखो ऐसे बना रहे हैं, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे है। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है मायोग्लोबिन का। ठीक है, नॉर्मल जो ये ग्राफ है सारे सिग्मॉइड है, लेकिन मायोग्लोबिन का जो ग्राफ है वो ऐसे सीधा शुरू होगा और सीधा ऐसा ग्राफ आएगा। फाइन, तो और नॉर्मल के कंपेयर में ये लेफ्ट में है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, ये स्केलेटल मसल्स में होता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, सिग्मॉइड कर्व है, फैक्टर्स आने चाहिए, राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग का, मेनली ये चीज़ होती है। और मायोग्लोबिन का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बोहर इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बोहर इफेक्ट क्या है। डिक्रीज इन एफिनिटी
of the hemoglobin for oxygen when pH falls and it occurs at the tissue level. ठीक है, so thank you so much.